नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री। आज प्रस्तुत हैं हम राजस्थान जीके के एक टॉपिक राजस्थान के एकीकरण के साथ। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन मेरे पास आए थे, जो कि अभी हाल ही में उनका थोड़ा एक कहना ये था कि सर अभी हाल ही में पटवार, राजस्थान पुलिस, रीट, इनमें भी कुछ राजस्थान के टॉपिक हैं। तो बोला सर कैसा है, आप इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ राजस्थान के जीके का टॉपिक भी दें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं कि कोचिंग्स के बंद हो जाने के कारण बीच में उनका कोर्स बीच में बच गया था। तो उन स्टूडेंट्स की डिमांड पर और आप सभी के लिए एक अब राजस्थान के जीके का टॉपिक भी हम साथ साथ लेकर के चलेंगे। इंडियन हिस्ट्री का हमारा चल ही रहा है, राजस्थान का जीके भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो है एक कॉमन टॉपिक जो सभी एग्जाम्स में आता है, राजस्थान का एकीकरण। आज के टॉपिक पर हमारी चर्चा ये रहेगी कि आज राजस्थान का मैप जो जिस प्रकार का हम देखते हैं, वो मैप उसकी स्थिति जो बनी हमारे पास 1 नवंबर 1956 को, वो उसकी पूरी यात्रा किस प्रकार की रही थी, उस यात्रा के बारे में ही चर्चा आज हमको करनी है। राजस्थान के एकीकरण से पहले मैं आपको इसके कुछ पूर्व हिस्ट्री जो रही है उसको एक ब्रीफ में लेकर के चलेंगे, संक्षिप्त में लेकर के चलेंगे, इसी बारे में बात करते हैं। और इस टॉपिक की स्टार्टिंग के साथ ही स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए, राजस्थान के एकीकरण से हम लोग बात हमारी स्टार्ट कर रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस देश आज़ादी के समय भारत की 565 कुल रियासतों में से 562 रियासतों का एकीकरण हो चुका था। एकीकरण में जो शामिल नहीं हुई थी वो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद रियासतें नहीं हुई थी। उन्हीं में ही हमारे राजस्थान की 19 रियासतें भी मौजूद थी जिनमें उनको एकीकृत किया गया था, और उसकी पूरी यात्रा क्या रही थी उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देश जब आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी के समय हमारे देश की स्थिति कैसी थी, एक दो बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा हमको यहाँ पर करनी है। हमारे भारत को जब स्वतंत्रता हस्तांतरित की गई, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड लुई माउंटबेटन यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। ये वायसराय बनकर आए थे, लेकिन वायसराय का पद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत वापस गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया था। तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो हैं वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। लॉर्ड लुई माउंटबेटन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थियों के यहाँ पर हो जाता है। उन एक दो क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम आगे लेकर चलते हैं। लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो यहाँ आए थे, उस समय चूंकि देश हमारी आज़ादी के कगार पर था, तो माउंटबेटन जो हैं उनके बारे में जो प्रश्न हमारा जब आता है कि भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो बात उसका आंसर होती है लॉर्ड लुई माउंटबेटन। गुलाम भारत या परतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन। यदि प्रश्न ये होता है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहां आंसर बदल जाता है, वो होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। या ये होता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो बात वहां पर आती है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के सचिव जो थे वो थे लॉर्ड लिस्टोवेल, और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। ये 3 टॉपिक मैंने आपको दिए क्योंकि इनसे महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, हमें और देखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चर्चा से पूर्व मैंने कहा कि हम एकीकरण से पूर्व जो हमारे एक बार एक ब्रीफ, एक हल्का सा ब्रीफ हमें लेकर के चलना, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आधार बना के हमें चलना है। दरअसल राजस्थान के एकीकरण का जो शुभारंभ है वो 1939 के अंदर हो जाता है। वायसराय उस समय लॉर्ड लिन लिंथगो हमारे वायसराय थे यहाँ के, और उन्होंने आह्वान किया था कि राजस्थान की जो रियासतें हैं उनका समूहीकरण किया जाए। लॉर्ड लिन लिंथगो के आह्वान से ही राजस्थान के एकीकरण का एक तरीके से ये मानिए एक प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है।
1942 के अंदर क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आता है। दरअसल इस समय पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है और जब जापान सरकार जब हमारे अंडमान निकोबार पर कब्जा यहाँ पर हो जाता है, म्यांमार तक जो सरकार जापान सरकार पहुंच जाती है, लेके जापान की सेनाएं आ जाती हैं, तो यहाँ पर भारत में भारत से सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव इंग्लैंड की ओर से भेजा जाता है, जो कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है। 1942 में यानी 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है भारत आया और 30 मार्च 1942 को दिल्ली में नेताओं के समक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपने प्रस्ताव को रखा था। वह प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सिक्स, इधर मुस्लिम लीग, इन सब की जो आशाएं थी उनके अनुकूल नहीं था, इसलिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के इस क्रिप्स प्रस्ताव को सभी ने अस्वीकार कर दिया था। इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने आगे की तारीख का चेक, जिसे हम इंग्लिश में पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, और कई बार एग्जाम में इसको ये क्वेश्चन उत्तरातिथि चेक के नाम से भी इसको देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक क्रिप्स प्रस्ताव, जिसमें लगभग कई एग्जाम से क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको इस टॉपिक को ढंग से इसमें याद करना है। ये देखना है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या नाम दिया। पोस्ट डेटेड चेक कहा, आगे की तारीख का चेक कहा और उत्तरातिथि चेक की संज्ञा दी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चेक के बारे में एक बात कही थी और ये कहा कि ये चेक वो है कि जिसका बैंक फेल होने वाला है। ये बात जो कही गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव जब यहां पर फेल हो जाता है, इधर महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ वैचारिक मतभेद भी हो जाता है। कंडीशन हमारे देश में यह होती है कि महंगाई आसमान को छूने लग जाती है, देश के अंदर अकाल पड़ने लगता है। मूल रूप से यह है कि क्रिप्स प्रस्ताव के फेल होने के बाद जो उसका परिणाम आता है वो भारत के अंदर एक आंदोलन होता है, जिसे हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की एक स्थिति यहां पर बनती है, जो कि 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे भारत में आजादी के लिए एक तरीके से एक अंतिम लड़ाई है और ये आंदोलन एक नेतृत्वविहीन आंदोलन रहा है, क्योंकि जब ये आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ जब हुआ तो उसी समय तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे गिरफ्तार किया, और ये आंदोलन लगातार चलता रहा था। दरअसल महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था, वो प्रस्ताव वर्धा में 14 जुलाई 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष रखा था और गांधी जी के इस प्रस्ताव का लगभग सभी नेताओं ने विरोध किया था। महात्मा गांधी ने उस समय इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय एक बात कही थी कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। लेकिन गांधी जी का ये प्रस्ताव जो वर्धा में रखा गया, इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं और यही प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रस्ताव गांधी जी का 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर पास हुआ था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहां ध्यान रखना है हमें ये कि गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहां पेश किया गया था, तो पेश होने पर होगा वर्धा और पास होने पर होगा ग्वालियर टैंक मैदान बंबई। गांधी जी के जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात ये कही थी कि हम दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, इसकी उल्टी मार हम पर भी पड़ सकती है। लेकिन बात समर्थन हुआ और गांधी जी के इस प्रस्ताव आंदोलन को एक बड़ी बात मिली, एक बड़ा समर्थन मिला देश का। अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को फेल करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन को हम जीरो पावर ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव जो देखा जाता है वो देखा जाता है बिहार में, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका बिहार में नजर आया था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जिसको हम बोलते हैं करो या मरो के नाम से हम जानते हैं, यानी कि डू और डाई के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ एक प्रश्न में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि यदि प्रश्न हमारा यह आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो वह ऑप्शन में इंग्लिश में ऑप्शन बन जाता है डू एंड डाई या डू और डाई।
तो यहाँ जो आंसर होगा डू और डाई के अंदर होगा, डू एंड डाई के अंदर नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी ने करो या मरो कहा था। लेकिन इस प्रकार ये आंदोलन जो है वहां चलता है। लेकिन गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यहाँ देखते हैं हम लोग कि इधर थोड़ा ब्रिटेन की ओर चलते हैं। तो ब्रिटेन में जब वहाँ चुनाव होते हैं तो वहां पर इंग्लैंड में एक सरकार बनती है, और वो सरकार होती है मजदूर दल की सरकार होती है, लेबर पार्टी की सरकार होती है। और जो विंस्टन चर्चिल जो पहले प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उनके स्थान पर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री चुने जाते, प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन और हमारे देश की आज़ादी के समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। यह आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्लीमेंट एटली जब आते हैं तो क्लीमेंट एटली के टाइम में ऐसा हमारे यहाँ एक कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य होता है एक तरीके से वो मानिए कि भारत में संविधान निर्माण के इसकी ओर रास्ता आगे बनता है। लेकिन संविधान निर्माण किसकी देन है, यदि ये प्रश्न हमसे होता है तो बात आंसर हमारी होगी कैबिनेट मिशन की देन है। कैबिनेट मिशन और क्रिप्स प्रस्ताव, यहाँ एक दोनों में एक विशेष क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। यदि प्रश्न एग्जाम में हमारा यह आता है कि क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन था और ऑप्शन बनता है कि 1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, तो आप ये ध्यान रखिए क्रिप्स प्रस्ताव में 1 सदस्यीय आंसर होगा, क्योंकि वहां पर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन जो रहा है ये 3 सदस्यीय आयोग रहा है। यहाँ पर 3 सदस्य इस आयोग के रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। इन्होंने यहाँ आकर के अपने तमाम साक्षात्कार लिए, लगभग 786 करीब इन्होंने इंटरव्यूज लिए थे, और इंटरव्यूज के आधार पे अपना एक संविधान निर्माण का जो एक खाका है वो उन्होंने खींचा था, और संविधान निर्माण की बात को उन्होंने आगे बढ़ाने की बात रखी थी। लेकिन 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, लेकिन 29 जून को इनकी योजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की जब योजना को जब अस्वीकार हुई तो उसके बाद 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग पहले ही धमकी दे चुकी थी लेकर के, तो इसलिए इन्होंने इसको जो एक अंजाम दिया वो अंजाम दिया 16 अगस्त को। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में यह हुआ कि अकेले बंगाल के अंदर लगभग 7,000 लोग इस हिंसा के दौरान मारे गए थे। इसके बाद कैबिनेट मिशन के बाद दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ, और संविधान निर्मात्री सभा के अंदर उसमें राजस्थान से भी कुछ सदस्य मनोनीत हुए थे, जिनके नाम आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें वीटी कृष्णमाचारी जो जयपुर से थे, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से, राय बहादुर जो थे वो भरतपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे, जसवंत सिंह बीकानेर, गोकुलदास असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, दलेल सिंह कोटा से, और अलवर से रामचंद्र उपाध्याय इसके अंदर शामिल किए गए थे। ये संविधान निर्मात्री सभा के अंदर मनोनीत सदस्य थे सारे के सारे। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे भारत के अंदर जो अंतिम वायसराय बनकर के यहाँ आए थे, 24 मार्च 1947 को भारत में वायसराय बनकर आए थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन आने आकर के भारत के अंदर तमाम गतिविधियां जब देखी, जो स्थिति बहुत ज्यादा विकराल उस समय हो चुकी थी, तो माउंटबेटन को 18 मई को वापस जाना पड़ा। तो माउंटबेटन जो थे वो 18 मई 1947 को वापस लंदन गए, और वहां से विचार विमर्श करने के बाद वो वापस भारत आए, और 3 जून 1947 को
इन्होंने अपनी एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। जन मानस में जन सामान्य ने माउंटबेटन योजना को मन बाटन योजना नाम दिया। इस माउंटबेटन योजना को जो जनमानस है वो मन बाटन योजना नाम के से जानता है, क्योंकि भारत का जो वर्ग रहा बहुत भोला भाला वर्ग रहा है। और जनरल इसमें देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे मन है, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि भारत का जो विभाजन की जो स्थिति है वो पाकिस्तान हो गया, एक ऐसी स्थिति जहाँ दो पूरे देश की जाति के लोग, संप्रदाय के लोग पूरे देश के अंदर जो आज़ादी दिलाने के लिए एकजुट होकर के लड़ रहे थे, वो पार्टीशन हो गया। एक तरीके से हमारे मन आपस में बट गए, इसलिए जन सामान्य ने अपने रूप में मन बाटन योजना इसको नाम दिया, लेकिन इसका रियल नेम इसको था मन बाटन योजना, इसका नाम था। इंग्लैंड गवर्नमेंट के द्वारा भारत को आज़ादी हस्तांतरित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, जिसे हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से हम जानते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धाराओं में एक धारा थी जो कि धारा 8 थी। 8 नंबर की जो धारा थी, ये 8 नंबर की जो धारा है वो राजस्थान के एकीकरण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि इस धारा के तहत ये बना दिया गया, बात रखी गई थी कि राजस्थान के अंदर बड़ी रियासतें, ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है या और जिनकी सालाना जो आय है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक है, वो रियासतें अपनी स्वेच्छा पर आधारित रहेंगी। या वो चाहें तो अपना विलय भारत में दें और वो नहीं चाहें तो अपना विलय भारत में नहीं दें। ये एक बड़ी भूमिका अदा कर रही थी, जिसका फायदा हमारे राजस्थान के कुछ शासक उठा भी रहे थे, लेकिन हमारे भारत के लौह पुरुष जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, उनकी सूझबूझ, उनकी चातुर्य और उनकी तत्परता और उनके डेडिकेशन के आधार पर पूरे राजस्थान को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। उसी यात्रा पर हमें नेक्स्ट देखना है कि एकीकरण का जो दौर था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी। इस टॉपिक को मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी 5 जुलाई 1947 को एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। वीपी मेनन जो थे, जिन्होंने भारत विभाजन की योजना को अंजाम दिया था लेके, वो वीपी मेनन जो हैं उसके सचिव बने थे। राजस्थान का जो एकीकरण है, अब हम राजस्थान के एकीकरण के इस संक्षिप्त जो विकास यात्रा रही यहाँ तक जो पहुंचा है, इसका संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको किया, जिसमें से क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल वाले एग्जाम्स में या मानिए आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन आते रहते हैं। इस टॉपिक को ढंग से आपको देखना है, पूरा सुनना है आपको। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी उसको हम देखें। इससे पहले आपको कुछ सेकंड्स में मैं बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान के एकीकरण की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। पूरे देश के एकीकरण तो हो ही रहा था, लेकिन राजस्थान के एकीकरण की स्थिति क्यों रही थी? इसमें दरअसल कुछ कारण रहे हैं। उन कारणों को हम लोग 1 मिनट के लिए चर्चा यहां पर करते हैं। पहली स्थिति है कि जनमत का दबाव भारत सरकार की केंद्र सरकार पर था। दूसरा रीजन ये है कि हमारे भारत का विभाजन हो चुका था, यानी कि पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था। पाकिस्तान से खतरा हमें आज भी है और पाकिस्तान से खतरा उस समय मौजूद था। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र रहा है। भारत किसी पर आक्रमण वाली बात नहीं रखता है, ना ही किसी के आंतरिक मामलों में दखल देती है, ना भारत की विदेश नीतियां ऐसी हैं, ना भारत सरकार की नीति ऐसी है। लेकिन एक हमारे लिए एक दिक्कत थी, इसलिए पूरे भारत को एकजुट करना था। तीसरी बात यहाँ पर यह होती है कि जोधपुर जो है, जिसको मारवाड़ के अंदर शामिल है, मारवाड़ रियासत के नाम से भी हम जानते हैं, जोधपुर के इनके मारवाड़ के जो शासक थे हरवंश सिंह, वो और भोपाल के नवाब, इनका जो मन था वो मन पाकिस्तान के अंदर शामिल होने का था। जोधपुर और भोपाल यदि पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं या हो जाते तो भारत की
भारत का जो भौगोलिक इतिहास है, भौगोलिक इतिहास एकदम बदल जाता, और जब भौगोलिक इतिहास बदलता तो भारत का राजनीतिक इतिहास भी अपने आप में एक नहीं रहता, वो भी बदला हुआ होता। इस प्रकार से एक हम ये मैं कह सकते हैं कि एक मानसिक तनाव का कारण सरकार के लिए बन गया था, लेकिन इसलिए कि दिमाग इसमें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि किस प्रकार से इन रियासतों को वापस एक किया जाए। कभी कभी सरकारें जब चलती हैं तो सरकारों के कभी कभी निर्णय जो होते बहुत सख्त होते हैं, वो निर्णय आम पब्लिक के लिए ऐसे हो जाते हैं, जनता के लिए, कि वो गलत है, लेकिन कई बार कुछ गलत निर्णय देश की एकता और अखंडता के लिए सही होते हैं। वही बात हमें यहाँ राजस्थान के एकीकरण के दौरान आपको दिखेगी कि जब राजस्थान का विलय हो रहा है तो विलय की स्थिति में कैसे है। अब हम राजस्थान को पूरे जो उसका ढांचा था, एकीकरण जब प्रारंभ हुआ उस समय वो किस प्रकार का था, कैसी कैसी स्थिति, वो हम यहाँ पर देखते हैं। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, हो रहना प्रारंभ हुआ था, तो उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। रियासतें 19 थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था, एक तहसील आबू थी। 3 जो ठिकाने हैं उनमें नीमराणा जो कि अलवर में है, लावा जो टोंक, कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में है, इस प्रकार 3 ठिकाने यहाँ पर रहे हैं। तो 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर और एक तहसील आबू, इनको सबका एकीकरण उस समय राजस्थान के अंदर करना था, राजस्थान के अंदर इनको शामिल करना था। 19 जो रियासतें हैं, इन 19 रियासतों को सैल्यूट स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सैल्यूट स्टेट इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त था, इसलिए इन्हें सैल्यूट स्टेट के नाम से जानते हैं। ठिकानों को तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए इन नॉन सैल्यूट स्टेट के नाम से भी जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का एग्जामिनर कभी यदि क्वेश्चन बना देता है और जब 3 टॉपिक हमें मिल रहे होते हैं, तो चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा प्रणाली में ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन में निकालना होता है, तो वो आंसर वहां पर दे सकता है कि नॉन सैल्यूट स्टेट नहीं है। तो विद्यार्थी को ये समझने में दिक्कत ना हो कि नॉन सैल्यूट स्टेट है क्या। कई बार विद्यार्थी प्रॉब्लम में आ जाता है, वो ये समझ नहीं पाता है कि नॉन सैल्यूट स्टेट है क्या। यदि उसने पढ़ा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो उससे दिक्कत होती है उसको। तो नॉन सैल्यूट स्टेट वो कि जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, तो वो 3 ठिकाने जो थे उन्हें तोपों की सलामी अधिकार नहीं था, और वो है नीमराणा, लावा, कुशलगढ़। अब चौथा जो भी होगा वो उसके अंदर उसका आंसर माना जाएगा। 19 रियासतें जो थी उनको बकायदा तोपों की सलामी अधिकार था, तो इसलिए उनको सैल्यूट स्टेट के नाम से इनको जाना जाता था। राजस्थान का एकीकरण जो है वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 तक कंप्लीट होता है। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक, इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लग जाता है और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। राजस्थान के एकीकरण जो हुआ, इस एकीकरण में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि उनसे भी, उन व्यक्तित्व से भी बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक बार मैं वहां आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं। और राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, जो कि मूल रूप से गुजरात से संबंधित थे। इनकी 2 उपाधियां मुख्य रूप से रही हैं। एक उपाधि सरदार की उपाधि, जो कि बारदोली सत्याग्रह 1928 के अंदर 1928 में बारदोली गुजरात के अंदर एक आंदोलन हुआ था, जो कि कर जब बढ़ाया गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा, हमारे अंग्रेज जो ब्रिटेन गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर थी, उन्होंने जब कर बढ़ाया तो वो कर लगभग 22% उसको कर दिया गया था, जो कि उस समय देना बड़ा मुश्किल था। तब जाके इस बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके साथ मूल रूप से जो आए थे वो थे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इसी आंदोलन के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि से नवाजा था,
जिसे हम सरदार की उपाधि के नाम से जानते हैं? ये प्रश्न आता है, और विशेष तौर पे जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है तो वो समझ नहीं पाते। इसको आप ध्यान रखें कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन के दौरान महिलाओं के द्वारा दी गई थी। यहां कभी कभी ऑप्शन एग्जामिनर थोड़ी अपनी क्लेवरिटी लगा के, चतुराई लगा के दे देता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को प्रदान करने वाले थे। तो उसमें जैसे ऑप्शन आपको बना दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार भगत सिंह, चौथा ऑप्शन दे दिया कोई नहीं। तो वहां पर स्टूडेंट थोड़ा सोचता है कि 3 ऑप्शन है तो निश्चित रूप से किसी ने दी होगी, तो वो चौथे पे नहीं जा पाता। तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि महिलाओं का वहां नाम नहीं है इसलिए ऑप्शन उसमें आंसर होगा कोई नहीं। लेकिन यहाँ जो उपाधि दी थी वो महिलाओं ने दी थी। और जब ये आंदोलन चला तो इसमें जो कर की दर है, आंदोलन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि महात्मा गांधी जिस आंदोलन में हाथ डालते तो सक्सेसफुल होता था, क्योंकि गांधी जी का आंदोलन करने का एक तरीका था और उनका एक बड़ा अस्त्र था। 2 अस्त्र बड़े थे और वो थे सत्य और अहिंसा। गांधी जी का जो अहिंसा का जो सिद्धांत था वो एक, ये मान के चलिए आप, शाश्वत सत्य वाली स्थिति है जो कि सदा एक अमर सिद्धांत है। अहिंसा के सिद्धांत से गांधी लड़ाई को लड़ा करते थे, बात होती थी। कभी कभी ऐसा होता है बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर राजस्थान जीके में ये तमाम ऐसे होते हैं कि जिनको लेकर के विद्यार्थियों में भ्रम बना हुआ है। इस टॉपिक में 4-5 क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे, उसका भ्रम, उसका कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि मेरे इस पढ़ाने के कैरियर के दौरान लगभग 20 ईयर्स मुझे इस जॉब में पढ़ाते हुए हो गया, तो मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन उसमें मैं बकायदा अलवर, दौसा, इधर जयपुर, सीकर तक जब पढ़ाने की जब बात बनी तो मैं देखा कि उसमें कंफ्यूजन बराबर सा है। कई बार मैं समझ नहीं पाता कि ये किस प्रकार से एकदम प्रचार होता है कि विद्यार्थी एक बात को लगातार चारों तरफ वो बात फैल जाती है, वो किस तरह की, जबकि वो उसका आंसर नहीं होता। उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, लेकिन कैसी स्थिति कैसे नहीं है वो। तो अहिंसा का जो सिद्धांत है, एक बहुत कहावत की जो एक स्थिति होती है, कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है, गांधी जी कहते हैं कि एक गाल पर यदि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसका आगे कर दो। इस प्रकार बच्चे कभी समझ नहीं पाते, तो ध्यान रखिए कि जब हम कोई हमारा विरोध कर रहा है और यदि हम उसका विरोध का जवाब उसी विरोध के द्वारा देते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अनजाने में हम उसको एक एनर्जी, एक ऊर्जा दे रहे होते हैं और वो विवाद बढ़ता चला जाता है। यदि एक सामने वाला व्यक्ति जो हमारा विरोध कर रहा है क्रोधित अवस्था के अंदर है, तो उसकी क्रोध की एक सीमा होगी, उसके बाद वो शांत हो जाएगा, फिर शांति से वार्तालाप की जा सकती है। लेकिन एक कमजोर आदमी भी, यदि ताकतवर आदमी, उससे ज्यादा ताकतवर आदमी यदि उसके साथ क्रोध करने की स्थिति में आता है, तो आप ध्यान रखिए कमजोर आदमी को एक एनर्जी मिलती है लड़ने के लिए। इसलिए ये परिणाम निकले हैं। अंग्रेज जब आक्रमण, लाठीचार्ज किया करते थे, महात्मा गांधी जी बकायदा जनता से यही कहा करते थे कि आप हाथ नहीं उठाएंगे। तो आप देखिए कि कई फिल्मों में भी आपको दिखाया जाता है, किताबों में, इतिहास किताब में लिखा हुआ कि अंग्रेज थक के चूर हो जाते थे, पसीने पसीने हो जाते, लाठियां बरसाते हुए, और बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि अन्य नेताओं का योगदान आज स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में नहीं रहा है या स्वतंत्रता प्राप्त कराने नहीं रहा है, सबका रहा है, अपने अपने सबका रहा है। लेकिन मैं बात सिर्फ यहाँ निर्विवाद रूप से जो बात कर रहा हूँ सिर्फ महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, और कि महात्मा गांधी की हम लोग अहिंसा के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्टडी पर बात कर रहा हूँ, पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम वापस उसी बात पर आते तो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, 2 बड़े नेता जो थे, वो इस आंदोलन करे और उनके आंदोलन जो था वो रंग लाया, और ये कर की जो दर है वो 22% से हटा करके वो 6.3% के लगभग कर दी गई थी। इस प्रकार जो स्थिति बनी वो एक आंदोलन सक्सेस हुआ, और एकीकरण का जो श्रेय मैंने आपसे कहा कि जो किन्हें दिया जाता है, तो वो दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा जो कि अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, हम देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन कि ये प्रतिमा सरदार वल्लभ पटेल की अभी देश के हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था लेकर के। और
ये प्रतिमा अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और 182 मीटर की इसकी ऊंचाई रही है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अब ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण से पूरे विश्व की नजर भारत पर अब पड़ी है, लेकिन भारत एक हाईलाइट होने की स्थिति के अंदर आया है। ये जानकारी थी मुख्य रूप से आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के, उनकी स्थिति ब्रीफ। हमारे धारा 8 की मैं अभी बात आपको बता रहा था कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 जो थी, उसमें ये बात रखी गई थी कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख प्लस है, ये 10 लाख से अधिक है और सालाना आय उनकी 1 करोड़ है, वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रख सकती थी। इस शर्त के आधार पर सिर्फ बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर 4 रियासतें ही ऐसी थी। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रख सकती थी। बाकी रियासतें इस योग्य नहीं थी। इसी बेस में हमारे एकीकरण के लिए कि राजस्थान का एकीकरण किया जाए, इसके लिए जो पहला प्रयास किया था वो कोटा के शासक थे जिनका नाम था महाराव भीम सिंह। उन्होंने पहला प्रयास किया और दूसरे प्रयास के अंदर स्थिति थी वो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जी की रही थी। भोपाल सिंह जी ने इसके प्रयास के लिए 2 बार उदयपुर में सम्मेलन बुलाए थे। एक सम्मेलन 7 से 8 नवंबर 1946 को हुआ, दूसरा सम्मेलन 23 मई 1947 को उदयपुर में हुआ। दोनों सम्मेलन उदयपुर के अंदर ही हुए थे। इस सम्मेलन में एक यूनिटी बनी, एक एकता बनी, एकीकरण की बात रखी, लेकिन बाद में कुछ आपसी मतभेद के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया और बात कुछ बनती नजर नहीं आई और सब रियासतों ने एकीकरण के विचार को छोड़ दिया। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जो थे, बस ये मान के चलिए कि अपने आप में कि वो एग्री नहीं हो रहे थे। बाकी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के अतिरिक्त सभी की यहाँ पर सहमति थी, किंतु बाद में जैसे मैंने कहा कि मतभेद हो गया और मतभेद होने के बाद ये मैटर एक ठंडे अवस्थे में चला गया, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था केंद्र सरकार ने की। कैसे की वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ रियासतें जो हो रही थी, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से आते हैं दोनों की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, उसी पे डिस्कस अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और उसको नक्शे पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दरअसल उस एकीकरण के दौरान जो सबसे बड़ी रियासत थी वो मारवाड़ थी। मारवाड़ जो है, मारवाड़ हम देख रहे हैं कि जैसलमेर, दक्षिणी बीकानेर, जोधपुर, पश्चिमी नागौर, बाड़मेर और कुछ हिस्सा उत्तरी हिस्सा आपके जैसे इधर आपके जालोर और पाली, ये जो पार्ट आता है ये सारी रियासत मारवाड़ की रियासत के अंदर कहलाता है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या के आधार पर जो बड़ी रियासत थी वो जयपुर रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर जो थी वो मारवाड़ थी। जनसंख्या के आधार पर जो बड़ी रियासत थी वो जयपुर रियासत थी। हमारे यहाँ राजस्थान में एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक। टोंक जो है ये मुस्लिम रियासत थी। यहाँ भरतपुर और धौलपुर दो जो रियासतें हैं, ये रियासतें जाट बाहुल्य रियासतें थी। हमारे राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध या हम कहें प्राचीनतम या प्राचीन रियासत, वो रियासत जिसके नाम से पूरा राजस्थान जाना जाता है। जब राजस्थान की बात होती तो वो रियासत, ध्यान रखिए कि आप सभी की नजरों में एकदम उभर करके आती है, ध्रुव तारे के समान उभर के आती है, और वो रियासत है मेवाड़। मेवाड़ का जैसे ही नाम लिया जाता है तो आप अभी मेवाड़ सुन रहे होंगे, मेवाड़ आपने देखा है, तो देखते ही आपके जहन में कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व, हमारे राजस्थान की शान, हमारे राजस्थान का सम्मान, हमारे राजस्थान का ताज, जो काफी यहाँ शासक रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का एक बड़ा स्थान आता है,
क्योंकि वो दौर उस समय ऐसा चल रहा था कि जब राजपूताना के यानी कि अकबर का काल उस समय चल रहा था और राजपूताना के शासक जहाँ नतमस्तक हो रहे थे, वहां पर महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के साथ एक रहे हैं, हम लोग आगे इतिहास में बात करेंगे, मारवाड़ के एक शासक जिनका नाम है चंद्रसेन। चंद्रसेन, ये दो ऐसे शासक रहे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। एक स्थिति ये रही थी कि राव चंद्रसेन एक अभिलाषा से अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हो गए थे, लेकिन एकमात्र जयवंता का लाल, जयवंता का पुत्र महाराणा प्रताप अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। और पूरे जीके पढ़ने के दौरान आपको लिखता है कि अकबर ने इस प्रकार का कोई शिष्टमंडल, महाराणा प्रताप को जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे वो किसी और में नजर नहीं आते हैं। वो हम आगे महाराणा प्रताप पर चर्चा करेंगे, महाराणा प्रताप की बात वहां देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मेवाड़ रियासत के अंदर जो शामिल थे वो कौन कौन सी रियासतें? उदयपुर से हम आएंगे राजसामंत, राजसामंत से अपना होगा दक्षिणी भीलवाड़ा, इधर हमारा चित्तौड़गढ़, और कुछ पार्ट अपना ये प्रतापगढ़ वाली जो स्थिति है ये रियासत कहलाती है मेवाड़ की स्थिति। इसका विस्तार आगे होता रहा। रियासतों में दरअसल हम जब आक्रमण हो जाते हैं आगे तो बढ़ जाती थी, घट जाती थी। जैसे आज हम जो मैप इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार का मैप 1 नवंबर 1956 को इस स्थिति में राजस्थान आया था। इससे पहले ये मैप इस प्रकार का हमारे राजस्थान की पोजीशन नहीं थी। हमारे राजस्थान की जो नवीनतम रियासत जो मानी जाती है वो मानी जाती है झालावाड़। झालावाड़ एक नवीनतम रियासत रही है। इस रियासत का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था 1938 यानी 1938 में वायसराय ऑकलैंड के द्वारा इस रियासत का निर्माण किया गया था। झालावाड़ सॉरी झालावाड़ जो है, जो प्रसिद्ध है, यहाँ का एक बहुत दुर्ग बहुत फेमस गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग जो कि जल दुर्ग का उदाहरण है, और इसको लेकर प्रश्न हमारे कई बार आते रहते हैं। काली सिंध और राऊ नदियों के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है लेकर के। तो इस दुर्ग में आगे हम देखेंगे, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा दुर्गों के इतिहास के बारे में, तमाम क्लासेज जब आपकी ली जाएंगी उसमें, तो वहां तो राजस्थान, तो जैसे झालावाड़ आता है तो हमारा एकदम दिमाग में आता है गागरोन दुर्ग आने लगता है। दूसरी स्थिति झालावाड़ के वर्तमान में प्रसिद्ध होने की स्थिति और है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आजकल एग्जाम ध्यान दे रहा है, कि एक सभ्यता स्थल हमारा बैराठ, बैराठ जो कि जयपुर के अंदर है, वहां से हमें बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आप मित्रों ये ध्यान रखना कि बैराठ के अतिरिक्त बौद्धकालीन जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो झालावाड़ से भी होते हैं। तो झालावाड़ इसलिए हमारे यहाँ एक फेमस होने की स्थिति में आते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम, सबसे बड़ी रियासत हमारी रही है वो मारवाड़ रही है। सबसे प्राचीन जो रियासत है, पुरानी जो रियासत है वो जो रही है वो मेवाड़ रही है। सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है वो जयपुर है। मुस्लिम रियासत जो है वो टोंक है, और एक जाट बाहुल्य जो रियासतें मानी जाती हैं वो भरतपुर और धौलपुर मानी जाती है। नवीनतम जो रियासत रही है वो झालावाड़ है, जिसका निर्माण 1938 में वायसराय ऑकलैंड के द्वारा किया गया था और अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र ये रियासत रही थी। आप प्रश्न बड़ी का हुआ है तो छोटी का होना भी लाजमी है, तो छोटी रियासत भी कोई होगी। तो आप ध्यान रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से जो छोटी रियासत है वो है शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत रही है वो रही है शाहपुरा। अब हम जो चरण हमारे एकीकरण के चल रहे हैं उन चरणों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की स्थिति में आगे हम बात करते हैं क्या खेल क्या है। चरण में, एकीकरण के चरण में सबसे पहला चरण जिसे जाना जाता है मत्स्य संघ के नाम से। मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को। पहला जो चरण बनाया गया, पहली बार जो स्टार्ट हुआ वो मत्स्य संघ बना। मत्स्य संघ जो रियासत है इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,000 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या यहाँ की जो थी 18.38 लाख थी, और इनकी जो आय थी वो थी 184 लाख रुपए। इसमें मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें शामिल की गई थी, जिसे हम अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के नाम से जानते हैं।
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के नाम से जानते हैं इसे। यहाँ जो देखा गया मत्स्य संघ का जो निर्माण था, इस निर्माण के अंदर हमें देखना है खास तौर पे आपको तमाम रियासतों में कि वहाँ के कौन कौन राज प्रमुख बने, कौन कौन उपराज प्रमुख बने, कौन प्रधानमंत्री बने, और इनका उद्घाटन जो था हुआ तो कहाँ पर हुआ, कैसी स्थिति थी, उस पर डिस्कस हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इस मत्स्य संघ पर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। मत्स्य संघ में 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों को शामिल किया गया था। आप अपनी सुविधा की दृष्टि से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को ABCD करके याद रहता है। A से अलवर हो जाता है, B से भरतपुर हो जाता है, C से करौली हो जाता है, D से धौलपुर हो जाता है। हमें एक याद करने की स्थिति कैसे भी हम याद कर सकते हैं, यह एक बनते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि अब एक दौर चल रहा है, एक चलन चल रहा है। हम लोग मैं पढ़ाने के दौरान आपको बताऊंगा कि क्रिएटिव माइंड होकर के हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। कई बार हम लोग इस प्रकार की ट्रिक्स और तमाम उसमें आते हैं, अपने अपने जगह काम करते, विरोध मेरा कहीं भी नहीं है, विद्यार्थी कर सकता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं दबाव विद्यार्थी पर दोहरा पड़ता है। विद्यार्थी स्वयं इस प्रकार के सूत्रों का इस्तेमाल कर सकता है, वो खुद अपने बनाए, क्योंकि दूसरों के बनाए हुए सूत्रों को जब वो खुद याद कर रहा था, इसका मतलब पहले वो सूत्र याद करेगा और उसके बाद फिर उससे लिंक्ड क्या रखना है आपको वो याद कर रहा है। मित्रों, इंटरेस्ट क्रिएट होना एक अलग चीज है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना एक अलग बात है। यहां हमें टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। काफी विद्यार्थी, मैंने कहा कि ये देखा गया लेकिन कि कोई बहुत कम नंबरों से किनारे 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 पर रुक जाते हैं। कोई 1 नंबर से बचता है, कोई 2 नंबर से रहता है, कोई 3 नंबर से बचता है, कोई पॉइंटों में फेल होता है, और तब और दिखता है कि वो 1.5-2 साल से 2.5 साल से तैयारी कर रहा है। और एक एक विद्यार्थी ऐसा निकल के आता है जो कि 4 महीने की तैयारी करता है, और 4 महीने तैयारी करने के बाद ही वो अपना एग्जाम जो है उसको क्लियर कर जाता है। बात सवाल यहाँ पर हम लोग जो लगभग लगभग भारतीय उसको जोर देता है, भारतीय उसकी बात करता है, और सिर्फ वो होता है भाग्य पर भूल जाता है कि सब भाग्य की बात थी तो मैं फेल हो गया इतनी मेहनत के बाद भी। और चूंकि उसका भाग्य अच्छा था, उसके भाग्य में राजयोग था, तो जिससे यानी कि उसको सरकारी नौकरी मिल गई। एक स्थिति ये हो गई। जबकि यहाँ आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखिए, राजयोग का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें राजा की तरह रहेंगे। सरकारी नौकरी राजयोग के अंदर एक स्थिति वाली बात मैं नहीं समझता। ये मेरा अपना कंसेप्ट है, इसमें राय आपकी अलग हो सकती है, मेरी राय एक अलग है। यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं, आप मान के चलिए कि आप यदि सपोज कीजिए कि यदि एक कोई पान की दुकान भी आप करते हैं, तो वहां लोग लाइन लगा के आपसे पान खा रहे हैं, तो वो आपका राजयोग है, या नौकरी से नहीं है। सरकारी नौकरी यानी कि आप कंपटीशन फाइट के अंदर, यहाँ ध्यान रखिए आपकी परसेंटेज क्या है, इससे कोई लिंक नहीं रखता है। सवाल यहाँ पर यह होता है लेकिन कि 35 सेकंड या 40 सेकंड का जो टाइम है एग्जामिनर के द्वारा दिया गया, मेरी बात को ध्यान से आप सुन ले इस बात को, कि 35 या 40 सेकंड का टाइम जो आपको एग्जामिनर ने दिया है, उसमें सही डिसीजन उन 4 ऑप्शंस में से चारों के चारों उन ऑप्शंस में जो विद्यार्थी ले गया, वो क्लियर, वो पास, वो इंटेलिजेंट, बाकी सब फेल। फेल का मतलब ये नहीं है कोई यदि मान के चले आधे नंबर से फेल हो गए, 1 नंबर से फेल हो गए, तो गवर्नमेंट उसको अगली बार लेकर के, आयोग उसको पहले ये कहेगा ठीक है आप आइए, और चूंकि आप पिछली बार आधे नंबर से रुक गए थे तो आपको हम पहले हम आपको नौकरी देंगे। ऐसा कोई मेरिट लिस्ट का कोई चक्कर नहीं होता है। फेल इज फेल, चाहे वो 1 नंबर से होता है, चाहे वो 100 नंबर से होता है। बस हम अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं कि हम ऐसे कैसे। लेकिन यहाँ ये स्थितियां हैं, यदि कोई विद्यार्थी अभी तक ऐसा हुआ है, वो फेल हुआ है, तो आप मेरी बात को आप ध्यान रखिए, वो बाकायदा एक प्लेन पेज लेकर के और अपनी पिछली जो लाइफ है उस लाइफ के पास्ट में चला जाए, और जो उसने एग्जाम देखे उसको बाकायदा रेड पेन से नोट करे कि मेरे एग्जाम के दौरान कमियां कहां पर रही हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जब मैं कोचिंग अटेंड कर रहा था, मैंने आपसे कहा कि 4 जिलों में पढ़ाने का अनुभव रहा है, लेकिन कि कोचिंग जब मैं पढ़ा रहा था, लेकिन कोचिंग में पढ़ रहा था तो मैं वहाँ जो अध्यापक गण थे उनसे चुटकुले सुन रहा था, या कोई ऐसी एक स्थिति थी यहाँ हंसी मजाक मेरे ज्यादा ध्यान था, या कोई एक ऐसी स्थिति रहा है। क्योंकि यहाँ सवाल जो होता है, कंपटीशन एकदम एक अलग है, कंपटीशन स्टडी अलग है। जो बच्चा घर बैठ के तैयारी करता है वो भी पास करता है। ऐसा नहीं है कोचिंग आने वाले ही पास होते हैं या घर पे पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये होता है कि सिर्फ इतना माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए कि आप परीक्षा के मर्म को कैसे समझ पाते हैं, क्वेश्चन एग्जामिनर किस प्रकार के पूछ रहा है, आप उसकी अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आराम से आप उस कंपटीशन को फाइट कर जाते हैं। आगामी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेके किस प्रकार एग्जाम फाइट होता है।
प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हमें ज्यादा सुनने की आदत नहीं होती है, लेकिन हमें पहले ध्यान रखें कि सफल होने का एक ही सूत्र होता है कि पहले व्यक्ति को अच्छा श्रोता, फिर उसे अच्छा पाठक होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति अच्छा वक्ता बनता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम सुनना और पढ़ना, तो ये दो हमारी चीजें कमी हो जाती हैं, बोलने में हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। काफी बार देखने में मिलता है पढ़ाने के दौरान कि विद्यार्थी हमारा एनालिसिस करने लग जाता है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो उसका हक है, वो कर सकता है, लेकिन वो तमाम बातें हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ आपका हर विषय जो भी है उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई को पूरा पूरा आप टाइम दें, एक एक टॉपिक को टाइम दें, क्लियर रहें। जो भी अध्यापकगण आपके सहयोगी हैं उनसे आप चर्चा करें, डिस्कस करें और कंसेप्ट क्लियर करें। अभी हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। तो हमने कहा कि मत्स्य संघ जो है बकायदा 4 रियासत को लेके बना। अलवर जो है मत्स्य संघ की राजधानी बनाना तय हुआ। अलवर मत्स्य संघ की राजधानी बना और यहाँ के जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो धौलपुर के शासक थे जिनका नाम था उदयपान सिंह। उदयपान सिंह जी को यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया और वो राज प्रमुख जो बनाया गया था वो करौली के शासक गणेश पाल वासुदेव को इनका उप राज प्रमुख बनाया गया था। इस प्रकार जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ के अंदर जो प्रधानमंत्री बने थे, सॉरी उप प्रधानमंत्री जो बने थे वो बने थे जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। इन्हें जो बनाया गया था वो प्रधानमंत्री बनाया गया था, और जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था बाबू शोभाराम कुमावत को, जो अलवर से संबंधित थे। और वो प्रधानमंत्री जो बने थे वो बने थे कौन, जुगल किशोर चतुर्वेदी, और गोपीलाल यादव जो बने थे वो बने थे आपके उप प्रधानमंत्री। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया गया था, मत्स्य संघ का उद्घाटन नरहरि विष्णु गौडगिल के, जिसमें हम शॉर्ट में एनवी गौडगिल करके गाइड्स वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं, इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था वो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा दिया गया था। अब मित्रों दो बड़े कंफ्यूजन यहाँ पर हैं, वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि उनकी स्थिति कैसी है, जो मेरे इस पढ़ाने के दौरान मिला है। मैं बच्चों से बात करता हूँ, कई बात पूछते हैं तो चूंकि उनके दिमाग में बात हो जाती है, क्योंकि जिस बच्चे को रटने की आदत होती है, जो रटाफिकेशन पे, क्योंकि ध्यान देके कहते हैं कि जिसने रटा वो हटा, रटाफिकेशन कंपटीशन नहीं चल, कंसेप्ट क्लियर चलता है। तो स्टूडेंट के दिमाग में जब बात आ जाती है, एक फिक्स एक उसे सेट हो जाता है, तो उसे चेंज करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा विचित्र। और ये मानव स्वभाव है, मैं इसको गलत नहीं मानता। क्लासों में पढ़ाने के दौरान मैंने कभी इस बात पर कभी क्रोध नहीं किया, ना गुस्सा मुझे कभी आता है कि विद्यार्थी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मानवीय स्वभाव है उसका। एक मनुष्य का स्वभाव होता है, वो जब एक चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है कि ये सही है, फिर वो चाहे चीज गलत नहीं उसको सही मानता है। एक इस पढ़ाने के दौरान एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे हम लोग देखते हैं एक शेर अलग दोबारा जो कि 30 साल के बाद फिर स्टार्ट हुआ है, लेके रामायण। लॉकडाउन के दौरान हमको रामायण को हम देख रहे हैं, रामायण ने उतनी ही प्रसिद्धि आप भी पाई है। रामायण के आते ही आप मानिए हमारे जो एक नेशनल चैनल है उनमें टीआरपी जबरदस्त बढ़ी है इसका। और रामायण के अंदर जो राम का रोल किया गया था, या जिन जिन पात्रों ने जो जो रोल किए, आज हम बात करते हैं अरुण गोविल की बात करते हैं, तो श्रीमान अरुण गोविल जी ने रामायण में राम के अलावा दूसरा कोई रोल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भूमिका मेरी बन चुकी है वो एक फिक्स बन चुकी है। लोग मेरी पूजा तक करने लगे, मैं कहीं जाता हूं तो लोग उनके पैर छूने लगते हैं, इसलिए उन दिमाग में बैठा ले मुझे इस दूसरा कोई नेगेटिव रोल नहीं करना है। यही क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, वो उसको पहचान गए कि जब भी मेरी बात होती है मुझे राम के रूप में देखा जाता है। तो और कितने सीरियल रामायण के ऊपर बन चुके हैं, लेकिन राम के रोल में मनुष्य को दूसरा व्यक्ति नहीं भाया है, हमारे दिमाग में बैठता, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं उसको। यही बात यहाँ पर होती, विद्यार्थी के साथ भी होती। विद्यार्थी को जब एक बात कोई अध्यापक बता देता है और वो गलत उसके दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि विद्यार्थी अपनी माँ के वचनों से ज्यादा गुरु के वचनों पर विश्वास करता है। यदि उसका अध्यापक बोल देता है कि पृथ्वी आयताकार है और बच्चे की माँ ये कह रही कि बेटा नहीं पृथ्वी गोल है, तो ध्यान रखिए वो इस बात को कहेगा नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, मेरे टीचर ने कहा है पृथ्वी आयताकार है, क्योंकि वो गुरु को ज्यादा तवज्जो देता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आगे पीछे बात हो जाती है, मैं यहाँ आपको क्लियर करता हूँ। लोहागढ़ दुर्ग जो कि यहाँ पर भरतपुर के अंदर है, इसे लोहागढ़ क्यों कहते हैं?
यहां कई बार जब प्रश्नों की बात आई तो इस पर यह लिखा गया कि इस पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ, इसे जीता नहीं गया, जबकि 1826 के अंदर यहां अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। पूरे राजस्थान की रियासत में एकमात्र भरतपुर रियासत से ही अंग्रेजों का संघर्ष हुआ था। बाकी सब रियासतों ने लगभग देख करके अपने उसमें संधि के दौरान अधीनता को स्वीकार कर लिया था। भरतपुर रियासत जो थी बकायदा इन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन भरतपुर रियासत ने लेकिन हार का सामना करना पड़ा और यहाँ से रह के अंग्रेजों का अधिकार इस पर हुआ था। अब सवाल यहाँ पर होता है कि लोहागढ़ फिर क्यों कहते हैं इसको लेकर के? मित्रों, लोहागढ़ इसलिए कहा जाता है कि इसे तोड़ा नहीं जा सका, क्योंकि लोहे को आप तोड़ नहीं सकते, उसको मोड़ सकते हो। उपनाम जब दिया जाता है तो एक सिमिलरिटी उसकी मिलानी होती है। लोहा मुड़ता है, टूटा कभी नहीं, कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और यदि आप तोड़ सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेना कि इस लोहे को तोड़ने का प्रयास करना, वो मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं लेकर के। तो इस दुर्ग की जो चारों ओर की जो दीवार है वो मिट्टी की बनी हुई है, बकायदा चौड़ी जो दीवारें बनी हुई हैं, एक इधर दीवार चौड़ा, बीच में इसके मिट्टी रेत भरी हुई है। क्योंकि जब तोप का गोला चलता है था, क्योंकि दीवार को तोड़ने के लिए आक्रमणकारी जो थे तोप का प्रयोग किया करते थे, तो जो तोप का गोला दीवार पर पड़ता था तो दीवार को तोड़ दिया करता था और सेना अंदर आसानी से चली जाती थी। क्योंकि दुर्गीकरण के तहत क्या होता था कि पूरा का पूरा जो दुर्ग है वो दीवारों के अंदर रहा करता था, चार दीवारी के अंदर रहा करता था। तो जिससे स्थिति ये थी कि जैसे अब जब तोप का गोला चलेगा उस दीवार पर तो वो गोला जो है उसमें धंस जाता है, फटता नहीं है। और जब फटता नहीं है तो फटने से क्या है, दीवार टूटती नहीं है। लेकिन इसलिए इस दुर्ग को तोड़ा नहीं जा सका। इसलिए इसको कहा गया था क्या कि यहाँ क्या कहा गया था कि इसको लोहागढ़ इसको नाम दिया गया था। कई बार एक मुहावरा भी होता है, इंसान जब कभी झगड़ा कर रहा होता है कि मेरा हाथ तोड़ के बता लोहे का है, टूट नहीं पाएगा, लेकिन तो मुड़ तो सकता है, टूट नहीं सकता। लेकिन ये बात एक यहाँ पर होती है। दूसरा कंफ्यूजन एक जो यहाँ बात आती है वो यहाँ ये रहती है लेकिन कि हमने इसको, मैं बात कहा कि मत्स्य संघ क्यों कहा गया। यहाँ जब विद्यार्थियों को जब मैं पढ़ाता था, जब क्लासेज हम लेते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं कि साहब मत्स्य संघ इसलिए कहा जाता है कि जो संघ बना है मत्स्य संघ, इसका आकार मछली की तरह है। इस प्रकार की स्थिति होती है। मित्रों, एक छोटा सा प्रैक्टिकल में एक मैप आपको यहाँ बना रहा हूं कि इस प्रकार से ये अलवर, ये भरतपुर, ये धौलपुर, ये करौली, ये अलवर हो गया, ये भरतपुर हो गया, ये धौलपुर हो गया, ये करौली की स्थिति हो गई। अब आप मुझे ये बताएं इस पर देख करके, या आपके पास नक्शा वहां भी होगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार की आकृति कौन सी मछली की होती है। मैंने आज तक इस प्रकार की कोई आकृति की कोई मछली नहीं देखी आकार की। तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? उन विद्यार्थियों को किन्हीं अध्यापकों ने जो बताया है, मैं नहीं जानता कि उनके ज्ञान की सीमा कहाँ तक है, कैसी स्थिति है या उनका अध्ययन क्या है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं नुकसान में आ जाता है। लेकिन तो बात यहाँ पर मैंने कहा, राजस्थान का जो जीके, इस राजस्थान जीके में बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं। कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन उसको बना दिया गया है, उसको मैं आपको हर यहाँ तमाम वीडियोस में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं क्योंकि आपके सहयोग मेरे लिए बेहद जरूरी, ताकि उन क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर सकूं। ट्रेंड तकनीकी जो इस कोविड-19 के तहत जो चेंज हुई है, एक हमें मौका मिला है ताकि बात हमारी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, पहले हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर आया करते थे, यानी जब महाजनपद युग चल रहा था, उस महाजनपद युग के तहत एक मत्स्य जनपद भी हमारे यहाँ पर मौजूद था। तो उसमें जो रहा तो मत्स्य जनपद। दूसरी बात यह है कि अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र रहे हैं, यहाँ मत्स्य पालन यानी मछली पालन सबसे ज्यादा होता है। तो इन कुछ कारणों से इस प्रदेश का नाम जो पड़ा था वो पड़ा था मत्स्य प्रदेश की बात यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन ये एक पहला चरण जो था इसका समाप्त होता है। मित्रों, आज की चर्चा हमारी राजस्थान के एकीकरण की इस वीडियो क्लास में यहीं तक है। इससे आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जो कि अति शीघ्र आपको डाल दिया जाएगा लेकर के। यहाँ तक यदि आपका फिर भी कोई भी कंफ्यूजन आपका होता है, किसी भी प्रकार को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न आपको जानना हो, उसका आंसर आपको चाहिए, या स्क्रीन पर लिखे हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आपको उत्तर उसका बहुत ही शीघ्र आपको उत्तर उसका देने की कोशिश मेरी ओर से की जाएगी। इससे आगे की चर्चा हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, राजस्थान की एकीकरण भाग 2 में। इसी चर्चा, आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।